भगत सिंह को आप याद करें, भगत सिंह ने 1928 में कहा, ये कोई आज़ादी के बाद यानी अंग्रेजों के जाने के बाद का कोई संकट नहीं है मीडिया का। भगत सिंह ने 1928 में जो कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 1928 में भगत सिंह लिखते हैं, जहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौल करवाते हैं। एक जगह दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसीलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़ी उत्तेजनापूर्ण प्रोवोकिंग लेख लिखे हैं। अब ये डॉक्टर अंबेडकर से पहले भगत सिंह कह गए, और अब डॉक्टर अंबेडकर क्या अखबारों के बारे में कह रहे हैं, इसको भी सुन लें। वो कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति आधुनिक होने की बजाय हिंदुत्व का अंग बन गई है और उसका इतना अधिक व्यवसायीकरण हो गया है कि उसका दूसरा नाम भ्रष्टाचार हो गया है। एक लाइन तो ये है, और दूसरी लाइन अब सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने में राजनीतिज्ञों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का सहारा लिया है। अब इन दो पंक्तियों को आप कनेक्ट कर दीजिए, सारी चीजें साफ हो जाती हैं। तो आप ये पाएंगे कि ये लगातार स्थिति बनी रही, और इस स्थिति को जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि आप को, जो मैंने कहा कि मीडिया, आप और हम कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया का जो मालिक है वो तो नहीं कहता। अब आप धोखे में रहना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक ने कहा, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ न्यूज बट एडवर्टीजमेंट। अब आप बताइए, इससे साफ बात कौन होगी। समाज सच को नहीं स्वीकार करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उम्मीद बनाए रहता है। तो उम्मीद को झुटलाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सच को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जो समाज जितनी जल्दी सच को स्वीकार कर लेता है और अपनी उम्मीदों के लिए अपनी ओर से तैयारी करने लगता है, तो वो समाज फिर जिंदा ही नहीं रहता। वो समाज एक लंबे समय तक के लिए एक कल्चर, एक संस्कृति, इंसानी संस्कृति पैदा कर देता है। फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस इंसानी फलसफे का फायदा उठाती है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो मीडिया है, मीडिया घराने होते हैं, घराने हैं, 5, 6, 7 घराने, 10 घराने, और ज्यादा नहीं है। उन घरानों के ही आप हिंदी भी अखबार पढ़ेंगे, उर्दू अखबार भी पढ़ेंगे, बांग्ला अखबार भी पढ़ेंगे, तमिल भी पढ़ेंगे, उनके चैनल ही हैं, सब कुछ है, उन्हीं का है। मुसलमान को कैसे संबोधित करना है, हिंदू को कैसे संबोधित करना है, सिख को कैसे करना है, अंग्रेजी पढ़ने वालों को कैसे एड्रेस करना है, ये सारे उनके अखबार अलग अलग तरीके से तय करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और तब आपको बात समझ में आएगी। और 1963 यानी 1963 की ये बात है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश कब बना, पाकिस्तान कब बटा, ये सब कुछ मालूम है। और उससे पहले क्या कुछ हो रहा था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उस समय जिस तरह से
पूर्वी बंगाल में जिस तरह से घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं की खबरें भारत में खूब छपने लगी और खासतौर से बंगाल में। यह हैरानी की बात है कि बांग्लादेश में हो रहा था और बंगाल में खबरें सबसे ज्यादा छप रही थी। जैसे पाकिस्तान में किसी एक हिंदू को कुछ हो जाए, कितनी बड़ी खबर छपती है, 4 दिन बाद भी वो खबर छपेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर की खबरें होती हैं, उन खबरों के जरिए कैसे हम अंदरूनी तौर पर, यानी भारत की राजनीति को, उसके सामाजिक ताने बाने को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, ये मैसेज होता है, मैसेज का असर होता है। तो जब वो वहां पर पश्चिम बंगाल के अखबारों में जब खबर छपने लगी तो वहां के मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हुए पीसी से। बोले क्या हो रहा है, पूर्वी बंगाल में हो रहा है, आप पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेश की खबर को, पश्चिम बंगाल के ताने बाने को, पश्चिम बंगाल की शांति को क्यों भंग कर रहे हैं। समर सेन एक बहुत ही अच्छे संपादक हुए हैं। वो उस समय इसी आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, जिसका आज टेलीग्राफ भी है, जिसको बहुत हम लोग एप्रिशिएट करते हैं आज की तारीख में, लेकिन उसका एबीपी चैनल भी है हिंदी का। तो उस समय उस अखबार के मालिक को मुख्यमंत्री ने बुलाया तो संपादक गए वहां, मालिक तो नहीं गए, संपादक गए और संपादक से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, संविधान की का जो ढांचा है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला, और उन्होंने कहा ये पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल की खबरें छापकर आप क्यों जीवन नष्ट कर रहे हैं, समाज को नष्ट कर रहे हैं। समर सेन को ये बात समझ में आई। समर सेन ने सहमति जताई, तुरंत जाके कहा, उस समय के जो उसके मालिक थे अशोक सरकार, उनको जाके कहा कि सरकार साहब, मुख्यमंत्री ने ये कहा है और हमने ये मान लिया है कि अब हमको पूर्वी बंगाल की खबरें नहीं छापनी चाहिए इस तरह से। उस समय तो सुन लिया अशोक सरकार ने, लेकिन जब दूसरे दिन समर सेन ने अखबार देखा तो कोई अंतर नहीं, जैसे लगा कि चीफ मिनिस्टर से तो कोई बात ही नहीं हुई। उसी तरह से लॉजिक क्या था कि चूंकि जुगांतर उनका एक प्रतिद्वंदी अखबार है, वो भी खूब छाप रहा है, तो हम भी छापेंगे। अरे अब जुगांतर भी यही बात कह रहा होगा कि आनंद बाजार पत्रिका बहुत इस तरह से छाप रहा है, इसीलिए हम भी छापेंगे। जैसे आजकल ये अखबार, ये जो चैनल वाले हैं कहते हैं कि टीआरपी का चक्कर है, सारे लोग कहते हैं टीआरपी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। टीआरपी क्या होता है, कौन इसका पैमाना तय किया हुआ है? एडवर्टाइजर का पैमाना कौन तय करता है? उद्योगपति, पैसे वाले। तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एक ढांचा है, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का जो ढांचा है, इसको दरअसल हमको समझना पड़ेगा। और इसके लिए पीसी मोहाल लवीस कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 1964 में, यानी 1964 में, और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह जो देश में कमाई हुई है, राष्ट्रीय आमदनी जिसको कहते हैं नेशनल इनकम, उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास गया है जो अखबार के मालिक हैं। और अखबार के ही मालिक नहीं है, वो चीनी के, जूट के, सीमेंट के और न जाने कितने तरह के उस समय जो उद्योग धंधे थे उसके मालिक थे। ये जो अखबार निकल रहा है वो अखबार लोकतंत्र के लिए नहीं निकल रहा है। इसीलिए आपको ये जानना होगा कि आज तक कोई अखबार, मीडिया घराना कोई गरीब हुआ नहीं। लोग जितने गरीब होते हैं, मीडिया उतना अमीर होता है। मीडिया को हिस्सा मिलता है, कुछ हिस्सा इनके पास, कुछ हिस्सा उनके पास, कुछ हिस्सा इनके पास, हिस्सों का बंटवारा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मीडिया घराना आज छोटा दिखता था, वो 5 साल 10 साल में कितना बड़ा हो गया है, हजारों करोड़ का मालिक हो गया। अब तो पत्रकार भी हो गए,
क्योंकि संस्थानों के साथ पत्रकार भी अब हिस्सेदार हो गए। हम भैया क्यों लोकतंत्र चिल्लाएं, हम क्यों समाज ही ताना बाना चिल्लाएं, हम क्यों नहीं अपना परिवार बढ़िया से चलाएं, सुकून से, ऐशो आराम से हिस्सेदार हो गए। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा अभी का जो ढांचा हमको दिखाई दे रहा है मीडिया का, वो ढांचा कोई नया नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी समझ ठहरी हुई है एक जगह पर, हम कुछ करते ही नहीं हैं, करना ही नहीं चाहते, हम ठहर गए हैं कुछ लोगों के भरोसे। तो मीडिया का एक एक शब्द आपके जीवन को प्रभावित करता है, एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक रंग, एक एक जो प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है, वो आपको इफेक्ट करता है। इसीलिए मीडिया को हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, भावुकता में नहीं लेना चाहिए। और ये एक तरह का आज के समय में एक लड़ाई है। लड़ाई को कैसे लड़ें? लड़ाई एक शांति के लिए भी होती है। एक संविधान है जिसका हम इस्तेमाल निर्माण के लिए करेंगे, एक संविधान का हिस्सा होगा जिसका हम इस्तेमाल अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करेंगे। और मीडिया यही संविधान का इस्तेमाल अपने वर्चस्व को बनाने के लिए ही कर रहा है। मीडिया से किसकी शिकायत नहीं है? देश के किसानों से पूछिए, मजदूरों से पूछिए, आदिवासियों से पूछिए, दलितों से पूछिए, पिछड़े वर्ग से पूछिए। समाज का कोई भी जो श्रमिक तबका है, श्रमिक हिस्सा है, उनसे पूछिए कि मीडिया में उनकी कितनी जगह है, और जगह है तो किस तरह से है। किसान दिल्ली में प्रदर्शन लेके आते हैं तो आप कहते हैं शहर को गंदा करने आ गया, इससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मजदूर हड़ताल करे तो आप कहेंगे कि देश की प्रगति में बाधा है। तमाम आप देखेंगे। सांप्रदायिकता का मतलब केवल मुस्लिम विरोध नहीं है। सांप्रदायिकता एक ढांचा है आक्रामक बनाने का, एक खास तरह के जुनून पैदा करने का आपके भीतर, आपको हमलावर बनाने का। तो ये पाएंगे कि हर कोई शिकायत कर रहा है इन मीडिया घरानों की, और ये मीडिया मुख्यधारा का मीडिया भी कहला रहा है। न केवल मुख्यधारा का, वो राष्ट्रवादी भी कहलाता है। इसका मतलब राष्ट्र इसी का है, यही है मुख्यधारा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबकी शिकायत, लेकिन वो सबकी जरूरत भी बना हुआ है। तो ये जो पूरा ढांचा है उसको समझने के लिए हमें कुछ बातें, आपको कुछ और ज़्यादा बातें जो हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि सांप्रदायिकता को किस तरह से एक हथियार के रूप में शुरू से इस्तेमाल किया जाता रहा। अब आप सोचिए, समाज का जो नीचे के तबके के लोग, नीचे जिनको कहा जाता है, जो सारा मेहनत वही करते हैं समाज बनाने का, नाई हो, धोबी हो, चमार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, सब श्रमिक लोग, किसान हैं, खेतों में अन्न पैदा करने वाला मजदूर। लेकिन जैसे ही इनके भीतर एक इक्वलिटी की, समानता की बात आएगी, बराबरी की बात आएगी, मीडिया यानी इनका मीडिया वो आप पर हमले करना शुरू कर देगा। और मैं आपको दो तीन बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफ में आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। ये आज़ादी से एक पहले की और आज़ादी के फिर बाद की। और आज़ादी से पहले का एक उदाहरण मैं देता हूं 1856 का। एक अखबार है जो प्रोग्रेसिव माना जाता था, संवाद भास्कर। वो लिखता है 20 सितंबर यानी 20 सितंबर 1856 को। क्या लिख रहा है? अंग्रेजी शिक्षा की वजह से नई तरह की एक सामाजिक समस्या बन रही है। नीची की जातियों में अंग्रेजी सीखने की ललक बढ़ रही है और बढ़ई, नाई, धोबी, भंगी जाति के परिवारों के लड़के
लड़कियों को तो पढ़ने मिला नहीं। लड़के सीखकर, अंग्रेजी सीखकर क्लर्क, बिल सरकार, एजेंट आदि पदों पर नौकरियां पा रहे हैं। वे अपना पारिवारिक काम छोड़ रहे हैं और इससे एक नई सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। सोचिए, ये सामाजिक समस्या है। जब देश में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में 1977 में आरक्षण लागू किया तो अखबारों का क्या रोल था? आग लगा दी, पूरे बिहार में आग लग गई। और उस समय की बाकायदा स्टडी है कि कैसे जाति विरोधी गालियां लिखी गईं कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव की सरकार थी, उसमें भी यही हुआ। और उससे आप चले जाइए गुजरात में अमर सिंह चौधरी के समय में, सब जगह आपको मिले। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई केंद्र में, और 1990 यानी 7 अगस्त 1990 को जो आरक्षण की उन्होंने घोषणा की पिछड़े वर्गों के लिए, आप उस समय के अखबारों ने जिस तरह से लोगों के खुद को जलाए जाने की, लोगों का मतलब समाज में वर्चस्व रखने वाले जो लोग हैं, नौजवान जिंदा अपने को जला रहे हैं, रोज खबरें छपती थी, आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ज्यादा घृणा, इतनी ज्यादा उत्तेजना, इतनी ज्यादा उकसावेबाजी की घटनाएं हुई कि जिसका हिसाब। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं आरक्षण और सांप्रदायिकता। फिर वही बात जो आरक्षण के समय में थी 1990 में, वही बात राम रथ यात्रा के समय में हुई। राम रथ यात्रा के समय में ये बात सामने आई और बहुत स्टडी हो चुकी है कि अयोध्या का पूरा मसला उस समय से लेके 1984 से लेके और अभी तक, यानी 1984 में जो सिख विरोधी हिंदुत्व का एक उभार हुआ, जिस तरह से आज हम मुस्लिम विरोधी एक हिंदुत्व को देख रहे हैं, उस तरह से उस समय सिख विरोधी सांप्रदायिकता, और उसमें केवल हिंदू ही शामिल नहीं थे, हिंदू के अलावा भी लोग शामिल थे। ये बात कहने में कोई हद नहीं है, इतना उसका प्रभाव था। तो उस समय का जो एक ढांचा बना है वो आक्रामकता का, मीडिया का, वो लगातार जारी रहा। वो 90 में जब अयोध्या का पूरा मसला उठा, बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ, और 90 के बाद से तो लेकर आप समझ लें कि मीडिया का पूरी तरह से सांप्रदायिकरण हो गया। बल्कि हम लोग ये कहें कि मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से सांप्रदायिकता के साथ कनेक्ट हो गई। अब प्रतिनिधि होने की जरूरत नहीं है वहाँ पर कि एक पत्रकार उसका है या 2 पत्रकार है, नहीं, संस्था के रूप में वो घोषित रूप से उससे क्लब कर गई, उससे जुड़ गई। और ये बात लगातार अभी तक जारी है। 2 फर्क आया है। फर्क जो आया है वो है हिंदू पत्रकारिता और हिंदुत्व की पत्रकारिता। हिंदुत्व का मतलब ये हुआ आक्रामकता की पत्रकारिता। हो सकता है इसमें दूसरे जो फिरके हैं उनके नाम पर भी जो पत्रकारिता कर रहे हो, उनमें भी इसी तरह की भावना आ रही हो, क्योंकि हमको अपनी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना है उसी तरह का उत्तेजना पैदा करने वाली पत्रकारिता दूसरे भाषाओं में भी हमको खड़ी करनी है। अगर उर्दू की पत्रकारिता जितनी उत्तेजित होगी, हिंदू पत्रकारिता जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम कह देंगे देखो मुसलमानों की पत्रकारिता भी तो इतनी है। हम लोग दैनिक जागरण में काम करते थे उस समय, तो उस समय दैनिक जागरण का मालिक हम लोगों से कहा एक बैठक में, अगर आपको हिंदी पत्रकारिता करनी है तो हिंदू पत्रकारिता करनी होगी। आज वो मालिक जिंदा होता तो मुझसे कहता है कि आपको हिंदुत्व की पत्रकारिता करनी होगी। ये फर्क आया है। आप देखिए कोरोना के समय में आप मुसलमान जो है वो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, किस तरह से प्रचारित किया गया। और ये नई बात नहीं है। 1896 में जब प्लेग आया था, प्लेग के समय में भी ये जो सांप्रदायिकता है, गोपाल कृष्ण गोखले से लेके बाल गंगाधर तिलक ने, उस समय 1 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन मरने वालों की परवाह नहीं।
लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जो प्लेग के खिलाफ जो अधिकारी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ उनका आक्रमण हो रहा था। वे अपनी जाति को, यानी कि ब्राह्मण जाति को ललकार रहे थे कि धिक्कार है तुमको, धिक्कार है और तुम घर में बैठे हुए हो, और ये लोग जो हैं अंग्रेज प्लेग के नाम पर हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति के खिलाफ। तो ये जो पूरा ढांचा बना हुआ है, इस बात को मुझे लगता है कि हमको आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, कोई आचार संहिता वगैरह कोई काम नहीं करती है। जब सांप्रदायिक हमले होते हैं, एक आचार संहिता बना दिया, प्रेस परिषद ने बना दिया, प्रेस काउंसिल ने बना दिया, तो फिर नाम एक बहस चलेगी, सेल्फ रेगुलेशन होगा। ये सब कुछ नहीं चलता है, कोई आज तक नहीं चला है। जिसको आप चाहे आप घोषित कर दीजिए अफजल गैंग का सदस्य, जिसको भी चाहे आप घोषित कर दीजिए। आप इस बात को गौर करें कि कितने शब्द, कितने वर्ड्स हमारे सांप्रदायिक बनाए जा चुके हैं। वर्ड पर किसी धर्म की बपौती नहीं है। किसी भी धर्म को कोई भी शब्द, किसी भी शब्द को कोई भी धर्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज केवल कह दूं बिरयानी, अब कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ऐसे हम लोगों ने सैकड़ों शब्दों को निकाला कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से हम एक बस शब्द कह देंगे, उससे पूरी कहानी आ जाएगी सामने। जैसे बिरयानी का आपको बताया, बीफ, बीफ के कई मायने होते हैं, लेकिन आज आप बीफ सुन लीजिए, बीफ का क्या मतलब आज होगा। तो आप ये पाएंगे कि ना केवल अब शब्दों का, साउंड का ये मुसलमानों जैसा नाम लगता है, मुसलमानों जैसा नाम लगता है। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये। और इसके एक दो उदाहरण नहीं है। साहिल नाम का एक लड़का दिल्ली में मार दिया गया क्योंकि उसका साहिल जो नाम है वो मुसलमानों जैसा लगता है। अरे तो सांप्रदायिकता, मीडिया जो है सांप्रदायिकता को यहां तक ले जाती है कि आपको सुनना, आपको देखना, सब कुछ आपको एक सांप्रदायिकता, यानी घोड़ा जिस तरह से देखता है एकदम एक तरह से, उस तरह से आपका दिमाग मिजाज बना देना। फिर सुनना नहीं है, कुछ लॉजिक कुछ नहीं, तर्क कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लगातार ये बात महसूस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, और जो सबसे खतरनाक बात है, जो मुझे लगता है कि इस बात पर गौर करना चाहिए, कि मीडिया पर कुछ घरानों का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, यानी मोनोपोली। लेकिन उस पर, उसके करप्शन पर, उसके कैसे इतनी कमाई बढ़ती जा रही है, इस पर बात पार्लियामेंट में आप करके दिखा दीजिए। पिछले 30 वर्षों में कोई कहे कि मीडिया के एकाधिकार पर कोई भी बहस संसद के अंदर हुई है, कोई एक बात बता दे, कोई एक ऐसा शख्स उठ के खड़ा हो और हिम्मत दिखाए कि नहीं, इस पे बहस होनी चाहिए। नहीं कर सकता। इतना ज्यादा अब जो मीडिया घराने हैं, उनके जो काम के जो प्लेटफॉर्म हैं, और उनका इतना ज्यादा उन पर निर्भरता, यानी उतना डिपेंडेंसी राजनीति करने वालों की, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने 1947 से 15 साल पहले कही थी। आप सोचिए कि वो निर्भरता आज की तारीख में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और वो बढ़ती जा रही है। तो जब आपकी मीडिया में निर्भरता, अखबार में छपा है ये, मीडिया बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं, मीडिया बोल रहा है। कौन मीडिया बोल रहा है? तो आप और हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो लगातार और लगातार
सुप्रीम कोर्ट में, ये कोर्ट का जो पूरा फैसला है, कोर्ट के जो मसले आते हैं, देखिए आप मीडिया का, जहां अभी बछावत आयोग की रिपोर्ट पर जो को लागू नहीं करने, और जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं लागू किया जा रहा है। इससे पहले भी जो आयोग की, वेतन आयोग की रिपोर्ट थी, वो लागू पत्रकारों पे नहीं किया गया। कितने में फैसले आ गए, कितने सालों से वो चल रहे हैं मुकदमे। कोई है जो ये पूछे कि भाई आखिर में क्या कोर्ट भी मीडिया के दबाव में है? अब तो फैसले होते हैं मीडिया के द्वारा। जो भावनाएं, अफजल गुरु को जो फांसी दी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त क्या कहा? कॉन्साइंस ऑफ पीपुल, यानी लोगों के दिमाग में ये बात चली गई है कि अफजल जो है वो दोषी है और उसको फांसी दी जानी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का दबाव मीडिया हमारा देश में बनाने लगे, तो फिर वो कहे कि डेमोक्रेसी। आप अखबार भी मंगाएंगे, अखबार को गाली भी देंगे, चैनल भी देखेंगे और चैनल गाली भी देंगे, कैसे चलेगा ये काम? आप केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं है, रिएक्शन देने के लिए नहीं है, आप कुछ इजाद करने के लिए भी है। तो आपको तो ये कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत का जो पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास है और जो बदलाव के पूरे प्रोसेस में लगा हुआ है, वो भीतर से कमजोर है। जानबूझकर है या फिर कॉन्शस के स्तर पर ही वो कमजोर है, इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता। लेकिन उसके जो रास्ते दिखाए होते हैं या जो रास्ता वो दिखाता है, उसमें भटकाव ज्यादा होता है, और इस भटकाव को ही हमको समझना है। केवल हम किसी पर निर्भर ना हो, हर आदमी को सचेत होना होगा। हर आदमी को, ये ऐसा कह रहे हैं तो मन नहीं, सबको सचेत होना होगा। सबको तर्क की बात समझनी पड़ेगी कि तर्क है कि नहीं, इसमें लॉजिक है कि नहीं। नहीं तो आप एक जिंदा इंसान की तरह, एक जिंदा नागरिक की तरह, अब तो आपकी नागरिकता ही खतरे में है। आप सोचिए, अमीर जो है वही नागरिकता का मतलब अमीर। तो साथियों, मुझे लगता है कि मीडिया की जो भूमिका है, उसको इस रूप में हमें समझने की और देखने की जरूरत है। मीडिया होता है, उसमें मुख्यधारा और वैकल्पिक, इसके नाम पर हम मीडिया को न देखने की कोशिश करें। एक तरफ मीडिया वो होता है जो पूरे वर्चस्व का जो ढांचा है उसको बनाए रखने की तमाम तरह की कवायद में लगा रहता है, तमाम तरह की कोशिशों में लगा रहता है। मान लीजिए कि एक बड़ा घराना भारत का ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म खोल लेता है जिसमें केवल उन लोगों की बात होती है जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। तो क्या हम कह देंगे कि वो वैकल्पिक पत्रकारिता है, वैकल्पिक मीडिया? देखने से तो लग रहा है कि सारी बातें तो हमारी कह रहा है, या जो लोग विकल्प की राजनीति में विश्वास करते हैं उनकी बात कह रहा है। और जब ये बात मैं कह रहा हूं आपसे, तो ऐसा होता है। होता क्या है, मुख्य बात क्या है कि आप किसको एंगेज कर रहे हैं, किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण देखना होता है। मान लीजिए कि 10 लोग एक तरह के और जो वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक विचार, एक स्वस्थ समाज बनाने के बारे में सोचते हैं, और उन 10 लोगों के बीच में एक चीज पढ़ी जाती है या एक चीज देखी जाती है, एक चैनल देखा जाता है या एक वेबसाइट पढ़ी जाती है, तो क्या फायदा उसका है? लेकिन जिसको आप देख रहे हैं उसका फायदा है।
वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक आइडिया, अल्टरनेटिव आइडिया का मतलब ये हुआ कि आप दूसरी जगहों पर भी फैलाएं। ये जो 10 लोग हैं, ये 10 की जगह 11, 12, 13, 14 इनका नंबर बढ़े ना, तब उस वैकल्पिक मीडिया का कोई मतलब होगा कहने का। इको चेम्बर में रखने का कोई मतलब नहीं है। इको चेम्बर में तो कुल मिला के मैं केवल एक सतर्क ये करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से जो सर्टिफिकेट बात देते हैं, फलना फलना फलना, तो बहुत ही वैकल्पिक मीडिया के पार्ट है, उसमें बहुत बातें आती हैं। भाई ये भूल मत करो, जल्दीबाजी मत करो, बहुत लंबी यात्रा है। एक खास समय में जब ही निर्णायक भूमिका में खड़ा होना होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस समय का इंतजार करो। देखो कितना दमखम है। वैचारिक रूप से कोई भी संस्थान कहाँ खड़ा है। अगर आप इस तरह से नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इस डिवीजन में फंसे रहेंगे, इस विभाजन में कि ये मुख्यधारा का है, ये वैकल्पिक है। कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता होती है लोकतंत्र की पत्रकारिता। आप बोलिए लोकतंत्र की पत्रकारिता, समाज की पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाज निर्माण की पत्रकारिता, इस तरह की सब एक लंबी रेखा होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम केवल प्रतिक्रिया जाहिर करने वाली पत्रकारिता क्यों करें? हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, जनरेट क्या किया है? पत्रकारिता क्या है? एक आइडिया से आप किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जब आइडिया से किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आइडिया में आपके ये बात शामिल है कि आप किसी आवाज से या किसी भाषा से या किसी शब्द से क्या पहुंचाना चाहते हैं। जैसे सरकारी वकील थे उज्ज्वल निकम, और उज्ज्वल निकम ने किस तरह से मुंबई के जेल से निकल के आए और उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। आप ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह के अपराध में पकड़ा जाए, आप उसकी ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो अब इसको डाइवर्ट हम कहाँ करेंगे? तो उज्ज्वल निकम ने क्या किया? कहा कि क्या कसाब को क्या हम लोग बिरयानी खिलाते हैं? जबकि बिरयानी वो खाता नहीं था, मांगा भी नहीं था उसने। लेकिन आप सोचिए कि उसने एक आइडिया लगाया कि बिरयानी जो है मुसलमानों में लोकप्रिय है, मुसलमान पसंद करते हैं, मुसलमान इलाके में ज़्यादा बनता है। तो उसको वो क्वाइन करता है एक शब्द को और आके बोलता है पब्लिक में। पब्लिक मतलब थ्रू मीडिया। अब आप सोचिए उस दिन के बाद से बिरयानी पर कितनी बहस चली। सेना के अधिकारी तक बोलने लगे, सब लोग बोलने लगे। तो आइडिया आपके पास क्या है? कैसे आइडिया को आप फ्लोट करते हैं, कैसे आप पेश करते हैं? खुद से सुनिए, पढ़ के देखिए, और एक बार दो बार नहीं 10 बार। तब आपको समझ में आएगा कि इसका साउंड का क्या महत्व है, साउंड कितना खराब है, क्या असर कर रहा है, शब्द जो है क्या कम्युनिकेट कर रहा है। फंस जाते हैं हम। और मैं जैसे बताऊं मैं आपको कि जिस समय दिल्ली में बहुत सारी, दिल्ली में क्या देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे थे, विस्फोट की घटनाएं हो रही थी। एक तरफ प्रचार चल रहा था कि ये आतंकवादी है, और आतंकवादी होने का मतलब इस समय जिस तरह से होता है ना, आतंकवादी काफी है कहना, काफी है कहना आज की तारीख में कि वो तो मुसलमान ही है। 1984 के आसपास
आतंकवादी का मतलब सिख होता था। तो उस समय जो घटनाएं हुई तो क्या होता था, चार लोग दाढ़ी में टोपी में एक बैनर लेके निकल गए। क्या बैनर लेके निकल गए? इस्लाम जो है वो आतंकवाद का विरोधी है। अब आप सोचिए इसका क्या मतलब हुआ। चार लोग एक बैनर लगा लिया, एक तरफ प्रचार हो रहा है कि इस्लाम, इसमें इस्लामिक जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें उनकी भूमिका है, और दूसरी तरफ आप निकल गए इस्लाम आतंकवाद का विरोधी है। कनेक्ट हो रहा है? ये कंफर्म कर रहा है इस प्रचार को कि इस्लाम के साथ इस आतंकवाद का कनेक्शन है। ये जो विरोध कर रहा है उसका कनेक्शन हो जा रहा है। हाँ, कंफर्म कर रहा है, ये विरोध भी कर रहा है लेकिन वो इस प्रचार का कंफर्म कर रहा है कि अब इस बात को आप 10 बार पढ़िएगा, 10 बार सुनिएगा, तब आपको ये स्ट्राइक करेगी बात, नहीं तो आप बह जाइएगा। ठीक कह रहे हैं, तो इस्लाम में तो आतंकवाद का वो है नहीं। तो ये तुरंत लगेगा कि अच्छा है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म में सोचिएगा तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे ये लोग, बहुत सारे लोग माखौल उड़ाने लगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये वो लोग लगा रहे थे जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। अब आप सोचिए कि ये विरोध करते हुए कैसे आप एक समर्थन का वातावरण बना रहे हैं। आप ये बारीक बारीक बातें हैं, बहुत ही महीन बातें हैं, और कम्युनिकेशन जो है बहुत ही बारीकी से मीठे जहर की तरह दिमाग में जाता है, घुलता है, और वो फिर जहर जो है वो रोज बरोज जब आपको मिलता है तब आपका दिमाग वो पूरी तरह से जहरीला होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो दे रहे हैं वो खाने वाली मिठाई है तो कितनी हेल्दी है। अगर आप किसी को डर पैदा कर रहे हैं तो वो डर किस तरह का डर है, ये डर क्या कंस्ट्रक्टिव है, क्या डिस्ट्रक्टिव है, हतोत्साहित करने वाला है, किस तरह का। सावधान और डर दो चीज़ें होंगी ना, लेकिन आप सावधान करते हुए आदमी को डरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लेक्स है इस बात को समझना कि सावधान भी करना है और डराना भी नहीं है, एक नागरिक को सावधान करना है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा रंग, साउंड, वर्ड्स, शब्द, रंग और आवाज, और आज तो आवाज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसके बाद आप अपने जितने भी हो सकता है छोटे छोटे स्तरों पर, कोई काम बड़ा नहीं होता है भाई मेरे, कोई काम बड़ा नहीं होता है, छोटा ही काम कर लीजिए। हम लोगों ने 2 मैगजीन निकालनी शुरू की। लोगों ने कहा क्या करेंगे आप, कहां से पैसे आएंगे। कोई बड़ा सोचते हैं। हमने कहा भाई मेरे पहले छोटा काम तो कर लो, जिसको तुम छोटा कह रहे हो वही करके दिखा दो। और वो तमाम लोग आज 9 साल तक हम लोग बिना किसी की मदद लिए, किसी का मतलब किसी से फंड लिए हुए, किसी से राशि लिए हुए, पैसा लिए हुए, हम लोग अपनी मेहनत से, कुछ लोगों के सहयोग से, हमारे आपके जैसे लोगों के सहयोग से हम लोग निकाल रहे हैं पत्रिका। हर महीने निकालते हैं 2 मैगजीन, मीडिया पर रिसर्च की मैगजीन, जन मीडिया और मास मीडिया, हर महीने निकलती है। अब आप सोचिए कि जो 10 साल पहले बोलते, 8 साल 9 साल पहले बोलते थे, वो कहते हैं जानते क्या, आज भी निकल रही है मैगजीन। आप सोचिए कि कैसा दिमाग है। उस समय तो कह रहे थे कैसे निकलेगी, और कह रहे थे कि आज भी आप निकाल रहे हैं, कैसे निकाल लेते हैं। अब उनको मॉडल समझाइए।
हम कहते हैं मॉडल भी हम समझा देंगे। कोई मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। आप मेरी कीमत बताइए कितनी है, मेरी कीमत लगा लीजिए। मैं किसी संस्थान में काम करता तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000। हमारे साथ जो लोग काम करते थे उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। कम से कम लगा लो भाई मेरी। तो वो जो पैसा जो मुझे मिलता वो क्या है इस कंपनी के लिए? ये कंपनी मतलब ये संस्थान के लिए। और मेरे जैसे 8 लोग अगर जुड़ जाते हैं तो अगर आप मेरी कीमत 50 लाख रुपए लगाते हैं, 50,000 लगाते हैं, 4 लाख रुपए महीने की व्यवस्था हो एक मैगजीन निकालने के लिए। तो साथियों कोई बिजनेस मॉडल जैसा नहीं होता। ये सारे शब्द जो है वो भरमाने के लिए है, भ्रम पैदा करने के लिए। आप खुद से विवेक से अपने काम लीजिए, अपने दिमाग से छोटे छोटे जो भी वेंचर हो शुरू कर दीजिए और एक दूसरे से कनेक्ट होने का एक कल्चर पैदा कीजिए। ये संस्कृति पैदा करना जरूरी है। हम लोग भूखे हैं मालिक होने के। हमारे यहाँ मालिक होने की भूख बहुत है। मालिक कहलाए और बड़ा मालिक कहलाए। पूंजीपति का विरोध करेंगे, पूंजीवाद का विरोध करेंगे, लेकिन खुद जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहेंगे। ऐसा कैसे हो सका भाई? छोटे छोटे आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, दूसरे एरिया के साथ आपका संपर्क हो, तीसरे के साथ संपर्क हो, एक नेटवर्क जैसा आपका बन जाए। आप सोचिए कि कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप, और आपके पास कितनी बड़ी पूंजी हो गई। आप ही के पास नहीं, उस नेटवर्क से जुड़ने वाले हर एक के पास। अभी सबसे ज्यादा खतरा क्या है? मीडिया का विकेंद्रीयकरण, यानी छोटे छोटे जो पहले ग्रुप होते थे, अखबार होते थे, उसको बंद करके एक बड़ा घराना अपना सब जगह कब्जा कर लिया। बिहार से कितने अखबार निकलते थे, झारखंड से कितने अखबार निकलते थे, छोटे छोटे, जमशेदपुर से निकल रहा है, रांची से निकल रहा है, धनबाद से निकल रहा है, डाल्टनगंज से निकल रहा है। यानी कि आप सारे बड़े अखबार, छोटे अखबार भी नहीं। आज कौन अखबार है? आज एक अखबार होगा, कोई 2 अखबार होगा जिसका वर्चस्व होगा। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे अखबारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, बंद कर दिए गए, बंद हो गए सारे अखबार। तो हमको क्या करना है? हमको सबसे बड़ा काम करना है विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हो। मोनोपोली की जो स्थिति बन रही है वो न बने, इसकी कोशिश, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और इस काम में हमको लगना चाहिए। दूसरा काम हमको अपना आइडिया फ्लोट करना। कैसे हम एक वाक्य बनाएं, एक ऐसा वाक्य बनाएं जो समाज को एक नई दृष्टि दे सके, एक नई चेतना दे सके। अगर समाज सोने जा रहा हो तो उसको आप ऐसा वाक्य दीजिए कि भाई सो मत, अभी तुम्हारी जरूरत है सोने की जरूरत, अभी मत सो, अभी बहुत काम करना है। कोई ऐसा वाक्य बना दो यार। एक वाक्य भी तो नहीं बनता है। हम दूसरों के वाक्यों को ढोने वाले लोग हैं, ढोने वाले लोग। तो ढो लीजिए, ठेला गाड़ी बन जाइए। ठेला गाड़ी बनने से तो क्या होगा? ठेले गाड़ी पे तो सामान ला दिया, पहुंचा दिया आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिकेशन के इलाके में, के एरिया में तो है, लेकिन आप कम्युनिकेटर नहीं है खुद। आपको खुद कम्युनिकेटर बनना है। ये बड़ा चैलेंज होता है। केवल मीडिया में काम करने से कोई पत्रकार नहीं होता है। पत्रकार आपका दिमाग होना चाहिए। केवल मीडिया हाउस में आई कार्ड मिल गया उससे आप पत्रकार नहीं हो जाइए। हमने एक बड़ा वाक्य बताया लोगों को कि
पद जो है मालिक दे सकता है, लेकिन कद जो है वो समाज देता है। यही मुझे कहना था, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।